अदानी मामले की जांच के लिए सेबी ने क्यों मांगा 6 महीने का समय? कैंपा को लेकर क्या है आरआईएल की तैयारी? टॉप 500 कंपनियों में क्यों मची गिरवी शेयर घटाने की होड़? क्या इशारा कर रहे हैं वीकेंड पर आए 5 बैंकों के नतीजे? ईडी ने क्यों की बायजूस के दफ्तरों पर छापेमारी? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में रहेगा फोकस। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी मामले को लेकर चल रही जांच को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त 6 महीने का समय दिए जाने की मांग की है। बीते शनिवार यानी 29 अप्रैल को सेबी ने जांच का समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन किया है। मार्च की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि अदानी मामले की जांच 2 महीने में पूरी की जाए और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। सेबी की ओर से जांच की अवधि बढ़ाने पर अदानी ग्रुप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जांच के लिए समय दिए जाने वाली सेबी के आवेदन में ग्रुप के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जो बताती है कि ग्रुप ने कुछ गलत काम किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि अदानी मामले पर जांच काफी धीमी रफ्तार पर चल रही है और इस जांच के दौरान सेबी को कई विदेशी रेगुलेटर से जानकारी जुटाने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, खासकर कुछ एफपीआईस यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप्स को लेकर। दूसरी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल 2 खबरों के चलते फोकस में रही। पहले ये कि आरआईएल का अक्टूबर 2023 तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या जेएफएसएल की लिस्टिंग करवाने का लक्ष्य है। जेएफएसएल के डीमर्जर और अलग से डीलिस्टिंग करवाने पर 2 मई यानी मंगलवार को कंपनी के शेयरधारकों और क्रेडिटर्स की बैठक होने वाली है। दूसरी खबर यह है कि आरआईएल अगले 3 हफ्ते में कैंपा को देश भर में लॉन्च करने की तैयारी करी है। इसके तहत आरआईएल की सहयोगी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथाया मुरलीधरन की बेवरेज कंपनी सेलोन के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत सेलोन बेवरेज इंटरनेशनल कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक की पैकिंग और उसके लिए केन का निर्माण करेगी। सेलोन श्रीलंका की सबसे बड़ी केन और फिलिंग कंपनी है। कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए दोनों कंपनियां मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेंगी। इस करार के तहत आरसीपीएल को भारत में सेलोन के कुछ उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी मिलेंगे। तीसरी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने वीकेंड पर 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला यह कि उन्होंने अगले 2 से 3 साल में कर्ज मुक्त होने की शपथ ली है। उनके मुताबिक ग्रुप के पास अपने कर्ज के भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो मौजूद है। अग्रवाल ने कहा कि ग्रुप के कर्ज भुगतान की क्षमता के लेकर सवालिया निशान खड़े किए जाना एकदम बेतुका है, क्योंकि ग्रुप अगले साल 30 अरब डॉलर की आय और 9 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज करेगा, जो कि कर्ज भुगतान से जुड़े सारे पेमेंट्स के लिए पर्याप्त होगा। गौरतलब है कि अदानी ग्रुप पर हिंडन ग्रुप की रिपोर्ट के बाद अधिक कर्ज वाले कॉर्पोरेट्स पर जांच बढ़ने के मद्देनजर उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। वेदांता पर कुल 13 अरब डॉलर का कर्ज है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने साइज वाली कंपनियों में ग्रुप का पूरी दुनिया में सबसे कम कर्ज है। दूसरी बड़ी घोषणा ये की गई है कि कर्ज की चिंताओं के बावजूद उन्होंने तेल गैस, जिंक और एल्यूमिनियम के उत्पादन में बढ़ोतरी की आक्रामक योजना तैयार की है। अगले 2 साल में 3 लाख बैरल और 4 से 5 लाख में 5 लाख बैरल तेल गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 1,42,000 बैरल था। इसी तरह जिंक का उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर करीब 30 लाख टन करने का लक्ष्य है। इसी तरह 2030 तक ग्रुप की 100 अरब डॉलर की कंपनी बनने का लक्ष्य है, जो मौजूदा 20 अरब डॉलर के आसपास है। चौथी खबर, टाटा सन्स की सहयोगी कंपनी टाटा कैपिटल की लेंडर्स यानी कर्जदाताओं के साथ 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। इस रकम का इस्तेमाल लेंडिंग कारोबार में होगा। हाल में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएफएसएल के बोर्ड ने खुद के और टाटा क्लीनटेक कैपिटल के टीसीएल के साथ मर्जर को मंजूरी दी थी। इस तिमाही में जुटाई जाने वाली रकम से मर्जर के बाद बनी कंपनी की बैलेंस शीट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाटा कैपिटल रिटेल लोन सेगमेंट में काफी आक्रामक हो रही है और जुटाई गई ज्यादातर रकम होम और पर्सनल लोन में इस्तेमाल की जाएगी। टाटा सन्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार की काफी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए टाटा सन्स की ओर से टीसीएल को पर्याप्त पूंजी मुहैया करवाने की योजना है। पांचवी खबर, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की टॉप 500 कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपनी गिरवी शेयरों में रिकॉर्ड कमी दर्ज की है। तिमाही के दौरान टॉप 500 कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेजिंग 88,345 करोड़ रुपए या करीब 11 अरब डॉलर से कम की है। इन 500 कंपनियों का भारत की लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू में 96% का योगदान है। टॉप कंपनियां जिनके गिरवी शेयरों में कमी आई है उनमें अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के अलावा वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इंडस टावर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील के नाम शामिल हैं। मार्च तिमाही के दौरान निफ्टी 500 कंपनियों की वैल्यू में 6.4% की कमी आई है और ये 252.66 लाख करोड़ रुपए पर रही। पर तिमाही के अंत तक इन कंपनियों में प्रमोटर्स के गिरवी शेयरों की वैल्यू दिसंबर 2022 में 4,39,000 करोड़ रुपए से घटकर 3.5 लाख करोड़ रुपए पर रह गई है।
छठी खबर, बंद खड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के सीईओ डेजिग्नेट संजीव कपूर ने पिछले शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बावजूद इसके कि कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं और कंपनी के नए प्रमोटर्स जालान कैलरॉक कंसोर्टियम यानी जेकेसी के बीच विवाद अभी तक नहीं सुलझा है। हालांकि इस इस्तीफे के बाद जेकेसी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि कंपनी का रिवाइवल प्लान अभी भी पटरी पर है और बहुत जल्द नए सीईओ की घोषणा भी की जाएगी। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेकेसी ने जेट को दोबारा लॉन्च करने की फ्लाइट को मिस कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट की स्थिति में बदलाव और घरेलू मार्केट में कंसोलिडेशन के चलते कंपनी का रिवाइवल आसान नहीं होगा। एक एक्सपर्ट के मुताबिक बीते 6 से 9 महीने में विमानों, एयरपोर्ट स्लॉट्स और पायलटों की उपलब्धता की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है, खासकर मई 2022 से जब कंपनी का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी एओसी रीवैलिडेट किया गया था। सातवीं खबर, वीकेंड के दौरान 5 बैंकों के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए गए और 5 बैंकों के नतीजे मजबूत और अनुमान से बेहतर रहे हैं। इनमें 3 निजी और 2 सरकारी बैंक हैं। सबसे पहले निजी बैंकों की बात करें तो इनमें सबसे बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक का Q4 में मुनाफा करीब 3,496 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि अनुमान 2,973 करोड़ रुपए के आसपास का था। तिमाही के दौरान बैंक का मुनाफा 26.3% बढ़ा है। इस दौरान बैंक की NII यानी शुद्ध ब्याज आय 35% बढ़कर 6,103 करोड़ रुपए के आसपास रही। प्रोविजनिंग 148.7 करोड़ से घटकर 147.6 करोड़ पर रही और एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस NPA 1.9% से घटकर 1.78% पर रहे हैं। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक ने Q4 में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। Q4 में बैंक की प्रोविजनिंग तिमाही दर तिमाही 450 करोड़ रुपए से 7.2% बढ़कर 482.4 करोड़ रुपए पर रहने के बावजूद मुनाफा 343 करोड़ रुपए से 2.3 गुना बढ़कर 803 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। बैंक के ग्रॉस NPA 2.96% से घटकर 2.51% पर रहे हैं। RBL बैंक की बात करें तो Q4 में बैंक का मुनाफा 198 करोड़ रुपए से 37.1% बढ़कर 271 करोड़ रुपए पर रहा। NII साल दर साल 1131 करोड़ रुपए से 7.1% बढ़कर 1211 करोड़ रुपए पर रही। प्रोविजनिंग साल दर साल 401 करोड़ रुपए से 41.5% घटकर करीब 235 करोड़ रुपए के आसपास रही और नेट NPA 1.18% से घटकर 1.1% पर रहे। सरकारी बैंकों की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 310 करोड़ रुपए से 84% बढ़कर 571 करोड़ रुपए पर रहा। वहीं NII 2416 करोड़ रुपए से 45.4% बढ़कर 3513 करोड़ रुपए के आसपास रही। बैंक के ग्रॉस NPA 8.85% से घटकर 8.44% पर रहे हैं। अब IDBI बैंक को देखें तो Q4 में बैंक का मुनाफा 691 करोड़ रुपए से 64.1% बढ़कर 1133 करोड़ रुपए पर रहा। बावजूद इसके कि प्रोविजनिंग 669 करोड़ रुपए से 47.4% बढ़कर 986 करोड़ रुपए पर रही। वहीं NII 2,420 करोड़ रुपए से 35.3% बढ़कर 3,280 करोड़ रुपए के आसपास रही। बैंक के ग्रॉस NPA 13.82% से घटकर 6.38% पर रहे हैं और इन सभी बैंकों के स्टॉक्स पर मंगलवार को रिएक्शन देखने को मिलेगा। आठवीं खबर, तेल गैस उत्पादन के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने असम गैस कंपनी लिमिटेड या AGCL के साथ करार किया है। दोनों कंपनियां जेवी कंपनी के जरिए मिलकर असम और त्रिपुरा में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करेंगी। इस जेवी में असम सरकार की कंपनी AGCL का 51% और OIL के पास बकाया 49% हिस्सा होगा। यह नहीं, ये कंपनी CNG स्टेशन लगाने का भी कामकाज करेगी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI को स्टार्टअप इकोसिस्टम से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वजह है एसोसिएशन की ओर से तैयार किया गया एक ड्राफ्ट सबमिशन, जिसमें यह कहा गया है कि क्या देश को बिग टेक फर्मों की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता है भी या नहीं। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की कुछ कंपनियां और व्यक्तित्व IAMAI की स्थिति से असहमत हैं। उनका दावा है कि इस तरह के कानून का समर्थन करते हैं और बड़ी टेक कंपनियों ने इंडस्ट्री बॉडी के इस कानून को लाने के विरोध को प्रभावित किया है। IAMAI की ओर से तैयार आर्ग्यूमेंट्स कमेटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ यानी CDCL को जमा किए जाएंगे। CDCL एक ऐसी संस्था है जिसे डिजिटल मार्केट्स में कंपटीशन पर अलग कानून की आवश्यकता को देखने के लिए बनाया गया था। दरअसल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, मेटा और अन्य बड़ी टेक कंपनियों की भारतीय इकाइयां IAMAI में मेंबर्स हैं और ये स्टार्टअप्स इंडस्ट्री बॉडी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार की ओर से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कारण पिछले 9 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 90,000 से ज्यादा हो गई है। 2014 में स्टार्टअप्स की कुल संख्या 350 पर थी। दूसरी खबर,
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते शनिवार दुनिया के सबसे मूल्यवान एडटेक स्टार्टअप बायजूस से जुड़ी 3 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें इस स्टार्टअप के सीईओ बायजू रविंद्रन के घर और दफ्तर शामिल हैं। बायजूस पर आरोप है कि उसने विदेशी कंपनियों से लिए निवेश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी की छापेमारी में पता चला कि वर्ष 2011 से 2023 के दौरान बायजूस में 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इस बीच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बायजूस से जुड़े लेन देन और कर्ज को लेकर ईडी जल्द कई बैंकों से जानकारी ले सकता है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ईडी की छापेमारी के बाद बायजूस को नई फंडिंग जुटाने में दिक्कत हो सकती है। इस मामले पर सफाई देते हुए बायजूस के सीईओ रविंद्रन ने अपने कर्मचारियों को मेल लिखकर साफ किया है कि बायजूस में 28,000 करोड़ रुपए का एफडीआई निवेश आया है, जो कि देश में किसी भी स्टार्टअप की ओर से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है और ये सारा पैसा बैंकिंग चैनल्स यानी बैंकों के जरिए आया है। अब बढ़ते हैं कुछ ग्लोबल खबरों की ओर। मेजर अप्लायंसेस या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मीडिया ग्रुप की लग्जरी स्वीडिश ब्रांड इलेक्ट्रोलक्स को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। यह प्रस्तावित अधिग्रहण मीडिया ग्रुप की ओर से काफी साहसी कदम है, क्योंकि इस डील का राजनीतिक विरोध होने की संभावना है। हाल के हफ्तों में मीडिया ने डील के लिए इलेक्ट्रोलक्स के साथ शुरुआती बातचीत की थी, पर इलेक्ट्रोलक्स इस डील के पक्ष में नहीं था, बावजूद इसके कि कुछ उत्पादों को लेकर पहले से इन कंपनियों की पार्टनरशिप है। 2018 में दोनों कंपनियों ने मिलकर चीन में AEG नाम का एक हाई एंड ब्रांड लॉन्च किया था, पर मीडिया की इस कंपनी के साथ दोस्ताना डील की योजना है। इलेक्ट्रोलक्स की खरीद से मीडिया के पिछले विदेशी अधिग्रहण में इजाफा होगा। 2016 में इस कंपनी ने तोशिबा की होम अप्लायंसेस यूनिट में बड़ा हिस्सा खरीदा था। 2017 में मीडिया ने जर्मनी की रोबोट बनाने वाली कंपनी कूका को खरीदा था, जबकि इलेक्ट्रोलक्स की अपने 3,800 कर्मचारियों की छटनी के जरिए खर्चे घटाकर अपने नॉर्थ अमेरिका के कारोबार को टर्न अराउंड करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कल के बाजार पर कौन से ऐसे इवेंट्स और ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि असर डाल सकते हैं। सबसे पहले नतीजों का असर दिखेगा। जैसे हमने आपको बताया कि 5 बैंकों के नतीजे आए हैं, जिसमें कोटक बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इनके नतीजे आए थे। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक, इन्होंने वीकेंड के दौरान अपने नतीजे घोषित किए हैं। तो इनका मंगलवार के बाजार में क्या असर आता है, कैसे रिएक्ट करते हैं स्टॉक, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदानी ग्रुप के नतीजे भी आने इसी हफ्ते शुरू होंगे। सबसे पहले देखें तो अदानी ग्रीन और NDTV, इनके सोमवार को नतीजे आने हैं, तो मंगलवार को इनके नतीजों पर भी बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। मंगलवार की जहां तक बात है तो 2 मई को अदानी टोटल, अंबुजा सीमेंट्स, ये 2 और कंपनियां हैं अदानी समूह की जिनके नतीजे आएंगे। इसके अलावा दिग्गज कंपनियों में टाटा स्टील और वरुण बेवरेजेस, इनके भी नतीजे 2 मई को ही जारी होंगे, जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा। 2 मई को RIL पर फोकस रहेगा। जैसे हमने आपको बताया भी कि JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डीमर्जर पर शेयरधारकों और क्रेडिटर्स की बैठक होगी। इसका क्या फैसला आता है, RIL का स्टॉक इसके चलते फोकस में रहेगा। यूको बैंक की भी मंगलवार को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें FPO QIP प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इस फैसले का इंतजार भी यूको बैंक के स्टॉक को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। साथ ही ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो 2 मई के दिन फेड बैठक पर नजर आएगी। फेड की जो 2 दिवसीय बैठक है वो शुरू हो जाएगी। 3 तारीख को इसका फैसला आएगा, जिस पर गुरुवार को इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। कुछ और ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो मंगलवार को UK और रूस के मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े भी जारी होंगे, तो इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का आज पूरे दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट से जुड़े अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।